रेस्टोरेंट में किसी का इंतजार करते हुए गौतम को 1 घंटे से ऊपर हो गए थे। वो बार बार बेचैनी से अपनी घड़ी देख रहा था और किसी का नंबर डायल कर रहा था जो दूसरी तरफ से उठाया नहीं जा रहा था। बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता रिदम, गौतम ने खुद से कहा और वहां से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ कि तभी उसे सामने से अंदर आती हुई रिदम दिखाई पड़ी जो उसकी तरफ आ रही थी। क्या तमाशा है ये रिदम, तुम्हें पता है ना वक्त मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। 1 घंटे से ऊपर हो गया है मुझे यहाँ बैठे हुए और तुम मेरी कॉल्स क्यों रिसीव नहीं कर रही थी, गौतम ने झुंझलाते हुए कहा। बस इतनी सी देर में थक गए तुम गौतम, वक्त सिर्फ तुम्हारा ही नहीं सबका इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने तो न जाने कितनी बार कितने घंटे तुम्हारा इंतजार किया है और फिर भी तुम नहीं आए हो। आज जब जरा देर बैठना पड़ा तो एहसास हुआ तुम्हें, रिदम ने कहा। तो तुमने आज मुझसे बदला लेने की सोची है। रिदम, तुम अच्छे से जानती हो मेरे ऊपर बिजनेस का इस टाइम कितना प्रेशर होता है। डैड के चले जाने के बाद से सब कुछ मुझे ही हैंडल करना है, बिजनेस भी और फैमिली भी। अब हम कॉलेज में नहीं हैं जो मेरा सारा वक्त सिर्फ तुम्हारा हो। और तुम्हें हो क्या गया है, अब जब भी मिलती हो बस यही रोना लेकर बैठ जाती हो। सच कहूँ तो मुझे इरिटेंशन होने लगी है अब। मुझे लगता था तुम मुझे समझती हो रिदम, गौतम ने अफसोस से उसे देखकर कहा। समझती थी मैं तुमको, पर अब नहीं समझ पा रही। पिछले कुछ महीनों से काम का बहाना करके जिस तरह तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे तुम्हारे लिए इस रिलेशनशिप की कोई वैल्यू ही नहीं है। फॉर ग्रांटेड लेने लगे हो तुम मुझे। जब से तुम्हारे पापा की डेथ हुई है तब से हमारे रिश्ते की भी डेथ हो गई है। तुम अपने बिजनेस और फैमिली में इतने बिजी हो गए हो कि ना तो मुझे देने के लिए तुम्हारे पास टाइम है और ना ही मोहब्बत। आई एम सॉरी गौतम, पर मैं इस तरह तुम्हारे साथ इस रिश्ते में अब और आगे नहीं जा सकती और आज यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था, रिदम ने बेरुखी से कहा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम रिदम, हम पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में हैं और आज जब मुझे तुम्हारे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम कह रही हो कि तुम मेरे साथ आगे नहीं जा सकती। क्या रिश्ता सिर्फ अच्छे दिनों के लिए होता है? जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तक साथ रहो और जब मुश्किल वक्त आए तो कदम पीछे खींच लो, गौतम ने अफसोस से उसकी तरफ देखते हुए कहा। ओ प्लीज गौतम, ये सब कहकर तुम मुझे गिल्ट में डालने की कोशिश मत करो, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया है और शायद अभी भी देती अगर तुमने इस तरह मुझे इग्नोर न किया होता। तुम्हारे पास तो मुझसे बात करने तक का वक्त नहीं होता। मैं दिन में 10 कॉल्स करती हूँ तो तुम एक उठाते हो और वो भी ये कहने के लिए अभी बिजी हूँ बाद में करता हूँ। और वो बात तुम्हारा जो कि कभी नहीं आता है। वीकेंड पर मिलने को कहती हूँ तो अपनी फैमिली के अकेलेपन की फिक्र हो जाती है तुम्हें। मेरे अलावा हर बात की फिक्र है तुम्हें गौतम। अगर मैं इतनी ही गैर जरूरी हूँ तो क्यों हूँ तुम्हारी जिंदगी में, रिदम ने गुस्से से कहा। ऐसी बात नहीं है रिदम, तुम जानती हो आई लव यू सो मच, पर प्लीज तुम एक बार मेरी सिचुएशन भी तो समझो। अभी पापा को गए 10 महीने भी नहीं हुए हैं। जब वो थे तब मुझे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं थी, पर अब जब वो नहीं हैं तो अचानक से सब कुछ मेरे ऊपर आ गया है। मम्मी और कृपा डैड से बहुत क्लोज थीं और अब उनके चले जाने के बाद वो मुझ में उन्हें ढूंढती हैं। तुम मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, देखना सब ठीक हो जाएगा, गौतम ने बेचैनी से कहा। कुछ ठीक नहीं होगा गौतम, क्योंकि अब कुछ ठीक होने के लिए बचा ही नहीं है। और ये सब बातें तुम मुझसे आज तीसरी बार कह रहे हो। जिन्हें आपकी परवाह होती है ना, उन्हें जाकर बार बार ये नहीं बताना पड़ता कि मैं आपसे नाराज हूँ। मुझे समझ में आ गया है तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ तुम्हारी मम्मी और सिस्टर ही मैटर करती हैं, मैं नहीं। और मुझे एक बटा हुआ इंसान नहीं चाहिए। तुम दो अब अपना पूरा टाइम उन्हें, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, तुम भी नहीं। मैं अब इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहती हूँ, रिदम ने कहा और उठ खड़ी हुई। गौतम ने हैरानी से उसके चेहरे को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जो कभी उससे दूर होने के मजाक पर भी रो पड़ती थी और आज कितने आराम से उसे अलग होने का कह रही है। रिदम, अभी तुम गुस्से में हो इसीलिए ऐसा कह रही हो,
तुम नहीं रह पाओगी मेरे बिना, और मैं कैसे रहूंगा? एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पर तुम इस तरह हमारा रिश्ता ही खत्म कर दो। गौतम ने उसे हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, अगर तुम रह पा रहे हो मेरे बिना तो मैं भी रह लूंगी, और मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये बात की है तुमसे गौतम। रिदम ने कहा, अच्छा तुम्हें शिकायत है ना कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा? ऐसा करते हैं कि शादी कर लेते हैं, फिर मैं भी तुम्हारा और मेरा वक्त भी तुम्हारा। मैं मम्मी से बात करता हूँ, 2 महीने बाद डैड की बरसी हो जाए फिर हम शादी कर लेंगे। अब तो गुस्सा थूक दो। गौतम ने उसे मनाते हुए प्यार से कहा, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? जब मुझे हासिल किए बिना ही तुम मेरी कद्र नहीं करते हो तो शादी के बाद तो तुम मुझे स्टोर में पड़े किसी फालतू सामान की तरह फेंक दोगे। सॉरी मिस्टर गौतम तलवार, अब मैं तुम्हारे किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम रहो अपनी फैमिली के साथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और मुझे बख्श दो। कहते हुए रिदम उठकर जाने लगी। रिदम, आज तुमने बता दिया कि जो बात इतने दिनों से मैं तुम्हारे बारे में सुन रहा था और इग्नोर कर रहा था वो सच थी। तुम्हारा आज यहाँ मुझसे ब्रेकअप करने के लिए आना तो बस एक फॉर्मेलिटी थी, जबकि सच्चाई तो ये है कि तुम पहले ही इस रिश्ते से निकलकर अपने उस कलीग के साथ आगे बढ़ चुकी हो। गौतम ने कहा। तो रिदम ने हैरानी से मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या लगा था कि सारा इल्जाम तुम मुझ पर लगाकर चली जाओगी और मैं पूरी जिंदगी इसी गिल्ट में जीता रहूंगा? कितनी बार मैंने तुम्हें देखा है उस गौरव अरोरा के साथ, पर कभी तुमसे सवाल नहीं किया क्योंकि ट्रस्ट करता था तुम पर नहीं, गलत था मैं। जब अंधेरा होता है ना तो खुद ही परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो तुम तो फिर भी पराई हो। और एक बात याद रखना, इस तरह भागती रही तो तुम मेरे तो क्या किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकोगी, क्योंकि जिंदगी किसी केक का टुकड़ा नहीं होती जिसमें हर वक्त मिठास रहे। किसी के साथ सुख में हंसने से ज्यादा दुख में आंसू बहाना मैटर करता है। तुम जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, पर इतना याद रखना, एक वक्त के बाद हर रिश्ते में ठहराव आता है, जब लगता है कि सब कुछ थम सा गया है। कब तक भाग सकेंगी और कहाँ तक भाग सकोगी? एक वक्त के बाद तो ऑप्शन भी खत्म हो जाएंगे। बस दुख इतना रहेगा कि अब कभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे साथ रहने के लिए कॉलेज के बाद डैड का बिजनेस छोड़कर जॉब पकड़ ली। हर वो काम किया जिससे तुम्हें खुशी मिलती थी। खर्च कर दिया मैंने खुद को तुम पर तुम भी मेरी मोहब्बत को समझ नहीं सकी। कहते हुए गौतम ने बेरहमी से अपनी आंखों को रगड़ा और वहां से उठकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। मोहब्बत में तकादा कर मोहब्बत मांगती हो तुम, नहीं शर्तों की दुनिया ये हकीकत जानती हो तुम। तुमने जो है गड़ी सूरत सुनो, मैं हूँ नहीं वैसा, मेरी होकर भी मुझको क्यों नहीं पहचानती हो तुम? गुस्से और गम ने कुछ देर के लिए उसके दिमाग को फ्रीज कर दिया था। गौतम ने बेबसी से अपनी आंखें बंद की और सीट पर अपनी गर्दन टिका दी। गौतम तलवार एक 26 साल का नौजवान और तलवार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक अविनाश तलवार का इकलौता बेटा था और उनकी अथाह संपत्ति का वारिस। पर इतना सब कुछ होते हुए भी वो ऐसे रहता था जैसे किसी आम से घर का लड़का हो। दौलत का नशा उसे छूकर भी नहीं गुजरा था। गौतम नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी में आने वाले लोग उसे उसकी हैसियत की वजह से अपनाएं, और यही वजह थी कि उसने कभी अपने स्टेटस के बारे में किसी को कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया था, यहाँ तक कि रिदम को भी नहीं, जबकि वो पिछले 7 साल से उसके साथ थी। गौतम की असलियत से अनजान रिदम उसे छोड़कर जा चुकी थी। रिदम की गौतम से पहली मुलाकात फर्स्ट ईयर बैच के इंट्रो के दौरान हुई थी, जब गौतम बेंगलोर की एक यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था और एक दिन रैगिंग के दौरान रिदम उसे टकरा गई थी। आई तो वो अपने सीनियर्स के कहने पर उसे प्रपोज करने थी, पर उसी वक्त अपनी खूबसूरती और मासूमियत के साथ वो गौतम के दिल में उतर गई थी। चंडीगढ़ की रहने वाली रिदम वालिया एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। हैसियत भले कम थी, पर उसके सपने बड़े थे और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो बेंगलोर आई थी, ताकि अपनी काबिलियत के दम पर जिंदगी में कुछ बन सके। वो बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छी थी और इसीलिए स्कॉलरशिप के दम पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। गौतम ने भले ही कभी किसी के सामने खुद को जाहिर नहीं किया था,
पर उसका स्वभाव और पर्सनालिटी की वजह से वो भीड़ में अलग ही नजर आता था। वो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था और यही वजह थी कि रिदम ने कभी उसे नोटिस कर लिया था और कुछ ही समय में हल्की फुल्की जान पहचान और दोस्ती से शुरू हुआ इनका रिश्ता एक वक्त के बाद मोहब्बत में बदल गया और अपने पूरे जुनून पर था। इतना कि रिदम के साथ बेंगलोर में रहने के लिए गौतम ने अपने पापा अविनाश जी के बिजनेस को भी ज्वाइन करने से मना कर दिया था और वहीं जॉब करने लगा था कॉलेज के बाद। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अविनाश जी को कैंसर जैसी बीमारी ने पकड़ लिया। जब गौतम को पता चला तो उसने एक दिन नहीं लगाया और अपनी जॉब छोड़कर अपने परिवार के पास आ गया। अविनाश जी की बीमारी और बिजनेस की बढ़ती जिम्मेदारियों में गौतम ऐसा उलझा कि चाह कर भी रिदम के लिए पहले की तरह वक्त नहीं निकाल सका। उसे रिदम से उम्मीद थी कि इस मुश्किल वक्त में वो उसकी मजबूरियों को समझेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। परेशानियों से भरी जिंदगी से किसी तरह बाहर निकल आई। रिदम वापस उसी तरह की जिंदगी में नहीं जाना चाहती थी जहां सिवाय दुख और जिम्मेदारियों के कुछ ना हो। वो अच्छे से जानती थी कि मोहब्बत अपनी जगह है, पर एक वक्त के बाद अगर जिंदगी में खुशियों से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ हो तो जिंदगी जी नहीं जाती, बस काटी जाती है। और वो अपने लिए ऐसा नहीं चाहती थी और ऐसा सोचने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि गौतम ने उसे कभी अपने फैमिली बैकग्राउंड और अपने फादर के रुतबे के बारे में नहीं बताया था। वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए गौतम के साथ आगे का वो फ्यूचर नहीं देख सकी जिसका सपना उसने अपने लिए देखा था। और इसी गलतफहमी ने आज उनके रिश्ते को खत्म कर दिया था। कहते हैं जब तक आप खुद किसी की परिस्थिति को जी ना लेते तब तक उसे महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ किसी के फैसले को जज कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ किया गौतम ने। रिदम का उसकी परेशानियों को देखकर यूं मुंह मोड़कर मूव ऑन कर जाना इतना पुराना रिश्ता तोड़कर गौतम के लिए बहुत शॉकिंग था। एक लोअर मिडिल क्लास की जिंदगी के अनुभवों से वो अछूता था, इसलिए रिदम का यूं पीछे हट जाना वो समझ ही नहीं सका। उसने मोहब्बत की जो परिभाषा सेट की थी उसमें कड़वे अनुभव शामिल नहीं थे। रिदम की बेवफाई ने कुछ ही सालों में गौतम के पूरे व्यक्तित्व को बदल कर रख दिया था। स्वीट सिंपल और मोहब्बत करने वाला गौतम अब 3 सालों में रोल्ड अरोगंट और एक जिद्दी बिजनेसमैन गौतम तलवार में बदल चुका था। रिदम क्या गई, उसे हर लड़की से नफरत सी हो गई थी और अपने आसपास भी वो अब किसी को देखना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि उसकी कंपनी में किसी भी ब्रांच में लड़कियां अपॉइंट नहीं की जाती थीं। यहाँ तक कि उसने अपने घर में भी किसी भी औरत को हाउस हेल्प के लिए नहीं रखा था। उसे हर लड़की में खुदगर्ज और अपने मतलब के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करने वाली रिदम बालिया नजर आती थी। 3 साल बाद औरंगाबाद के तलवार हाउस में मिसेस साधना तलवार अपने घर के लॉन में बैठकर चाय पी रही थीं, जब उनकी 24 साल की बेटी कृपा ने आकर उन्हें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग मम्मी। मॉर्निंग बच्चे, आज जल्दी उठ गई तुम? हाँ, बस आँख खुल गई। और बताइए, आज अकेले ब्रेकफास्ट कर रही हैं? भाई कहाँ हैं? ऑफिस चले गए क्या? कृपा ने पूछा। हाँ देखो ना, कितना रोका मैंने उसे कि कम से कम नाश्ता तो कर ले, पर कह रहा था किसी रेस्टोरेंट में ही मीटिंग है, वहीं कुछ खा लेगा। न जाने क्यों ऐसा हो गया है, किसी की कोई बात ना सुनता है ना मानता है। जब से अविनाश गए हैं गौतम ने खुद को बदल के रख दिया है, वक्त से पहले बड़ा हो गया है वो। साधना जी ने फिक्र से कहा। छोड़िए मम्मी, आप क्यों हर बार ये सोचकर खुद को तकलीफ देती हैं? जो हुआ उसे वैसे ही होना लिखा था। भाई ने खुद को आपकी या मेरी वजह से नहीं बदला है, ये सब उस लड़की की वजह से है जो भाई ऐसे हो गए हैं। आप देखना, जब उनकी जिंदगी में वो लड़की आएगी ना जो उनके लिए बनी होगी, तो वो फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे। कृपा ने उम्मीद से कहा। काश ऐसा ही हो, पर कोई लड़की तो तब आएगी ना जब वो किसी लड़की को अपने आसपास आने देगा। 29 साल का हो गया है, पता नहीं कब इसकी खुशियां देखनी नसीब होंगी। साधना जी ने दुख से कहा। अरे हाँ, लड़की से याद आया, कब आ रही है वो आपकी फ्रेंड की बेटी हमारे साथ रहने? आपने भाई से बात कर ली है ना उसके बारे में? कृपा ने पूछा। अरे कहाँ बेटा, आज सोचा था नाश्ते पे बात करूंगी उससे, पर मौका ही नहीं मिला। पर बात तो करनी पड़ेगी ना, बिना उसकी नॉलेज में लाए। अगर मैंने उसे बुलाया
तो उसे घर में देखकर न जाने गौतम कैसे रिएक्ट करेगा। तुम तो जानती हो कितना चिढ़ने लगा है वो लड़कियों से। साधना जी ने कहा। हाँ मम्मी, पर मैं तो ये सोच कर ही खुश हूँ कि 1 महीने ही सही, कितना मजा आएगा ना। मेरी भी छुट्टियां चल रही हैं तो मुझे भी उनकी कंपनी मिल जाएगी। कृपा ने एक्साइटेड होते हुए कहा। तो साधना जी मुस्कुरा दी। फायरी ग्रिल रेस्टोरेंट गौतम जहां मीटिंग के सिलसिले में आया हुआ था, जो कि अब खत्म हो चुकी थी और सभी लोग जा चुके थे। गौतम अपने लैपटॉप में मीटिंग से रिलेटेड कुछ काम कर रहा था, इसलिए थोड़ी देर और वहीं बैठा हुआ था जब उसके कानों में ठीक उसके पीछे बैठे हुए कपल की बातें पड़ी और ना चाहते हुए भी गौतम का ध्यान उस तरफ चला गया। गजल, ट्रस्ट मी यार, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मम्मी के कहने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो अब हमारे रिश्ते को और तुम्हें दिल से एक्सेप्ट कर चुकी हैं। वो खुश हैं हमारी खुशी में। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं जब भी उनसे मिलती हूँ मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है? क्यों उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो बस तुम्हारी वजह से शादी पर राजी हुई हैं? देखो आकाश, शादी कोई 4 दिन की बात नहीं होती, पूरी जिंदगी निभाना होता है। हम अपने प्रॉब्लम्स जो आपस में डील कर सकते हैं, पर अगर कोई घर का मेंबर जानबूझकर हमारे बीच प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे तो 2 कदम भी चलना मुश्किल हो जाएगा। गजल ने कहा। आई अंडरस्टैंड गजल, तुम जो कुछ भी कह रही हो, पर मेरे पर तो ट्रस्ट करो। मम्मी को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माना वो शुरू में तैयार नहीं थी इस शादी के लिए, पर अब ऐसा नहीं है। आकाश ने उसे समझाया। पता नहीं आकाश, वो जब भी मुझसे मिलती हैं मुझे ऐसा फील कराती हैं जैसे मैंने तुम्हें उनसे छीन लिया हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। मैं बस अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहती हूँ और कोई कर्सन नहीं है मेरा। गजल ने फिक्र से कहा। अच्छा, तुम परेशान मत हो यार, पहली बात तो तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मम्मी अगर नाराज होंगी भी कहीं ना कहीं तो मुझे यकीन है शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और अगर 1% कुछ हुआ भी तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे यार, आकाश ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तो गौतम, जो उनके पीछे बैठा कब से उनकी बातें सुन रहा था, उसे अचानक से इसी तरह रिदम का उसे छोड़कर जाना याद आ गया और उसका दिल गुस्से और नफरत से भर उठा। न जाने किस आवेश में उठकर उनके सामने आ गया और आकाश की तरफ देखकर बोला। तुम जो इन्हें कन्विंस करने में इतना एफर्ट लगा रहे हो और इन्हें जाने से रोकना चाहते हो, इनके आगे नाक रगड़ने से पहले एक बार अच्छे से पता कर लो। क्या पता इन्होंने किसी और के साथ शादी के सपने देखने शुरू कर दिए हों और तुम्हें बस यहाँ फाइनल गुड बाय कहने आई हो। ये मैडम, इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है, धोखा खुद दे रही होंगी और प्रिंटेड ऐसे करेंगी जैसे सारा कसूर आपका हो। गौतम ने एक नज़र गजल पर डालते हुए तल्खी से कहा। तो गुस्से और हैरानी से वो उठकर उसके सामने खड़ी हो गई। गौतम की आंखों में आंखें डालकर गौतम की बातों ने गजल को अंदर तक सुलगा दिया था। वो गुस्से में सुलगते हुए उठकर उसके सामने आ गई। एक्सक्यूज मी, आप होते कौन हैं हमारी पर्सनल कन्वर्सेशन सुनने वाले और यूं इस तरह से बीच में आकर अपनी घटिया राय देने वाले? और अभी क्या कहा आपने कि इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है? राइट, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दुनिया की हर लड़की ट्राई कर चुके हैं। आप हैं क्या आप कोई प्ले बॉय या कैसा नोवा? गजल ने कहा। तो गौतम चिढ़ गया। यू जस्ट शट योर माउथ। ओके। अरे क्यों, क्या हुआ? बुरा लग गया क्या? मैंने क्या किया है और ऐसा क्या कह दिया? बस आपको बिना जाने बिना पहचाने सिर्फ आपकी बातें सुनकर ही तो आपको करेक्टराइज किया है। अब जब अपने पर आई तो शोर क्यों मचा रहे हैं आप? और आप जानते ही क्या है मेरे बारे में जो मुझे यहाँ खड़े होकर जज कर रहे हैं? देखिए मिस्टर, मुझे नहीं पता आपका पाला किन वाहियात लड़कियों से पड़ा है, पर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जो खुद जैसा होता है उसे जिंदगी में मिलते भी वैसे ही लोग हैं। नाउ प्लीज गेट लास्ट। गजल ने उसे उंगली से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा। तो गुस्से से गौतम की नसें तन गईं उसकी बातों पर। पहली बात तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, और दूसरा कि मैडम अपनी पर्सनल बातें पब्लिक प्लेस पर पूरे शोर शराबे के साथ आप कर रही थीं। गौतम जानता था कि उसने बीच में बोलकर गलती की है, पर उसकी ईगो उसे अपनी गलती मानने नहीं दे रही थी, सो उसने भी पलटवार किया। हमारी मर्जी, हम कहीं भी कुछ भी बातें करें। हैं कौन आप
जो इतना ज्ञान दे रहे हैं। आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि दूसरों के मामले में नहीं बोलते हैं। अगर दिमाग ज्यादा खराब है तो जाकर किसी डॉक्टर को दिखाइए। ये पब्लिक प्लेस नॉर्मल लोगों के लिए है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। गजल ने गुस्से से कहा और गौतम को सामने से पुश करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई और वो ठगा सा खड़ा उसे यूं ही देखता रह गया। औरंगाबाद के हीरे के व्यापारी मलय सोलंकी और उनकी पत्नी पद्मा सोलंकी की दो बेटियां थीं, उजाला और गजल। उजाला की शादी उनके किसी खास जानने वाले परिवार में 2 साल पहले हो गई थी और वो इस समय अपने परिवार के साथ कैलिफोर्निया में रहती है। और 25 साल की गजल एक इंटीरियर डिजाइनर है जिसकी शादी अपने दोस्त आकाश कोठारी से 1.5 महीने बाद होने वाली है। गजल ने जब आकाश के ऑफिस को ज्वाइन किया था तभी से उनकी दोस्ती हो गई थी और एक दिन आकाश ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। गजल के पास उसे इनकार करने की कोई वजह नहीं थी क्योंकि वो खुद भी उसे पसंद करने लगी थी और इसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए जो लगभग 1 साल से चल रहा था और अब उन्होंने शादी का फैसला किया था। गजल की फैमिली को इस शादी पर कोई ऐतराज नहीं था, पर आकाश की मम्मी को गजल पसंद नहीं थी क्योंकि शुरू से वो अपनी एक दोस्त की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। इसलिए वो हर वो कोशिश कर चुकी थी कि बिना आकाश की नज़रों में बुरा बने वो गजल को उसकी जिंदगी से निकाल दे, पर कामयाब नहीं हो सकी थी। गजल ने उनकी बेरुखी को कई बार महसूस किया था और यही वजह थी कि वो आज आकाश से इस बारे में बात करना चाहती थी। और तभी गौतम बीच में आ गया, उनकी बात अधूरी रह गई। रात के 10:15 बज रहे थे जब साधना जी ने गौतम के रूम का डोर नॉक किया। यस कम इन, उसकी आवाज पर साधना जी अंदर आ गईं। अरे मम्मी, आप इस टाइम, सब ठीक है ना? गौतम ने उन्हें देखकर पूछा। क्यों, मैं ऐसे नहीं आ सकती तुम्हारे कमरे में? अरे बिल्कुल आ सकती हैं मम्मी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। आप उस वक्त तक सो जाती हैं ना, इसलिए। गौतम ने सफाई दी। हाँ, पर आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, साधना जी ने उसके पास बैठते हुए कहा। तो गौतम चौकन्ना हो गया। नोट अगेन मम्मी, मैंने आपसे एक बार कह दिया ना कि मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्यों आप बार बार ये बातें करके मुझे इरिटेट करती हैं? गौतम ने रुखाई से कहा। डोंट वरी बेटा, मैं आज यहाँ तुमसे कोई भी शादी को लेकर बात करने नहीं आई हूँ। जानती हूँ तुमने अपना दिल पत्थर का कर लिया है, जिसमें किसी और के लिए तो क्या, माँ के प्यार के लिए भी अब कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे आज तुमसे किसी और बारे में बात करनी है, इसलिए आई हूँ, साधना जी ने थोड़ा नाराजगी से कहा। तो गौतम ने आगे बढ़कर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सॉरी मम्मी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, पर आप बार बार एक ही बात करती हैं तो मुझे लगा आज भी आप यही सब कहने आई हैं। खैर बताइए, और क्या बात करनी थी आपको मुझसे? गौतम ने पूछा। बेटा, मेरे सर्किल में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिनकी बड़ी बेटी कैलिफोर्निया में रहती है और इस महीने के एंड तक उसकी डिलीवरी है। उसके इन लॉस नहीं हैं, तो डिलीवरी के टाइम मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड को वहाँ उसके पास जाना पड़ेगा, लगभग 1 मंथ के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी छोटी बेटी का अभी उनके साथ जाना पॉसिबल नहीं है। वो जॉब करती है और अभी इतनी लीव ले नहीं सकती, साधना जी ने बताया। तो मम्मी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? एक मिनट, कहीं आप कुछ और तो नहीं सोच रही हैं? गौतम ने उन्हें शक भरी निगाह से देखते हुए पूछा। अरे तुम निश्चिंत रहो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। उनकी छोटी बेटी की शादी भी तय है और 1.5 महीने बाद है। डिलीवरी के तुरंत बाद वो अपनी बड़ी बेटी और उसके बेबी को लेकर इंडिया आ जाएंगे। अच्छी बात है। तो आप इन सब में मुझसे क्या चाहती हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि मैंने अपनी दोस्त से कह दिया है कि जब तक वो लोग इंडिया वापस नहीं आ जाते, उनकी छोटी बेटी यहाँ हमारे साथ सेफली हमारे घर में रहेगी, साधना जी ने कहा। व्हाट व्हाट, क्यों मम्मी, हमारे साथ क्यों? उनके और कोई रिलेटिव नहीं है क्या, या किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती? आप अच्छे से जानती हैं मुझे अपने घर में किसी भी लड़की का होना पसंद नहीं है। फिर क्यों कहा आपने उनसे ऐसा? गौतम ने गुस्से से कहा। मुझे पता था तुम इसी तरह रिएक्ट करोगे, तभी तुमसे बात करने आई हूँ, ताकि तुम उसे यहाँ देखकर कोई तमाशा ना करो, साधना जी ने कहा। वाओ, आप मुझसे डिस्कस करने नहीं, मुझे बताने आई हैं, तो ठीक है। जब आपने पहले से सब डिसाइड कर ही लिया है तो अब मैं कर भी कह सकता हूँ। इनफैक्ट ये घर जो आपका है, गौतम ने चिढ़कर कहा। गौतम,
तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो? वो कुछ दिन रहेगी फिर चली जाएगी। शादी होने वाली है उसकी। और कौन सा मैं उसे तुम्हारे लिए पसंद करके ला रही हूँ जो तुम्हें इतना ऑब्जेक्शन है। सो बेटा जस्ट रिलैक्स। हाँ, वो परसों आ रही है तो उम्मीद करती हूँ तुम थोड़ा सा कोऑपरेट कर लोगे और उसके सामने हमें शर्मिंदा नहीं करोगे, साधना जी ने कहा और उठकर जाने लगी। तो गौतम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से उन्हें जाते देखता रहा। 2 दिन बाद, गजल्दी आप 15 मिनट वेट कर लो, ड्राइवर बस आता ही होगा, आपको ऑफिस छोड़ देगा। ऑफिस के लिए बाहर की तरफ तैयार होकर जाती गजल को पीछे से कृपा ने आवाज दी। थैंक्स कृपा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, रोज उसी से जाती हूँ। गजल ने आगे कदम बढ़ाते हुए सर घुमाकर अपने पीछे खड़ी कृपा से कहा कि तभी वो सामने से जॉगिंग करके आते हुए गौतम से टकरा गई। वो भी अपने फोन में कुछ चेक कर रहा था, इसीलिए सामने खड़ी गजल को देख नहीं सका। ओह आई एम सो सॉरी, कहकर गजल ने जैसे ही अपना सर उठाया, सामने गौतम को देखकर अवाक रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गजल ने हैरानी से पूछा। बदतमीज के साथ साथ अंधी भी हो क्या, जो सामने से आता इतना लंबा चौड़ा इंसान तुम्हें दिखाई नहीं दिया? और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ से क्या मतलब है? पहले तुम ये बताओ, तुम्हें यहाँ अंदर किसने घुसने दिया है? गार्ड्स, उसे झाड़ लगाते हुए गुस्से से गौतम ने गार्ड्स को आवाज दी। गार्ड के साथ साथ तब कृपा भी वहां आ गई। क्या हो गया है भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे? और ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? कृपा ने गौतम से कहा। कृपा, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हारी कोई फ्रेंड मुझे अपने सामने नजर नहीं आनी चाहिए, फिर ये यहाँ क्या कर रही है? उफ भाई, आपको क्या हो जाता है? पहली बात तो ये है कि ये मेरी फ्रेंड नहीं बल्कि मम्मी की गेस्ट है और ये कुछ दिन यहाँ हमारे साथ ही रहने वाली हैं। और दूसरी बात, अगर ये मेरी फ्रेंड भी होती तो भी भाई इतना गुस्सा नहीं कर सकते आप, कृपा ने बताया। तो गौतम पर मानो कोई बम गिरा हो। क्या ये लड़की मम्मी की गेस्ट है? नो वे, चाहे कुछ भी हो जाए ये यहाँ नहीं रह सकती है, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ, कहता हुआ गौतम गुस्से में अंदर चला गया। उसके वहां से जाने के बाद गजल जैसे होश में आई थी। सॉरी गजल दी, आप प्लीज उनकी बातों को माइंड मत करना, भाई ऐसे ही हैं, कहते हुए कृपा ने उसे सफाई दी। वैसे एक बात तो बताइए, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या पहले से? कृपा ने पूछा। तो गजल ने चौंक कर उसे देखा और कुछ सोचते हुए फिर इनकार में सिर हिला दिया। चलो फिर शाम को मिलती हूँ तुमसे, कहते हुए वो अजीब सी कैफियत में गेट की तरफ बढ़ गई। वहां से बाहर आकर गजल ने टैक्सी की और उसमें बैठ गई। गाड़ी में बैठी गजल को समझ में नहीं आ रहा था कि किस पर गुस्सा करे। अगर उसे पता होता कि ये घर उस बदतमीज आदमी का है तो शायद कभी यहाँ आकर रहने को राजी नहीं होती। उसने गुस्से में एक ही सांस में पूरी पानी की बोतल खाली कर दी। गौतम सुलगते हुए अंदर आया। उसे साधना जी से बात करना था, पर कुछ दूर जाकर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वो उनसे कहता भी क्या, गजल से वो खुद एक बार मिला था कि इस आधार पर उसे गलत साबित करता और अगर कुछ कहता तो उसकी खुद की गलती भी सामने आती, इसलिए चुपचाप तैयार होने अपने रूम में चला गया। उस दिन के बाद पूरा हफ्ता बीत गया था। गजल उसके सामने नहीं आई थी। गजल ने किसी तरह खामोशी से 1 महीना काटने की सोची। वो नहीं चाहती थी कि कोई तमाशा हो और उसकी वजह से साधना जी के सामने कोई बदमजगी हो। संडे का दिन था। गौतम जब जिम करके आया तो साधना जी और कृपा नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी थीं। वो भी आकर उनके साथ बैठ गया। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या बात है मम्मी, आज आपने नाश्ता लॉन में नहीं लगवाया? गौतम ने साधना जी से पूछा। हाँ, आज बाहर बादल घिरे हुए हैं, शायद थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाए, इसलिए सोचा अंदर बैठकर ही नाश्ता किया जाए, उन्होंने कारण बताया। कृपा जाओ गजल को भी बुला लाओ, जब से आई है उससे ठीक से बात ही नहीं हुई, आज छुट्टी है तो हमारे साथ ही नाश्ता कर लेगी, साधना जी ने जैसे ही कृपा से कहा। गौतम ने तुरंत ऐतराज किया। मम्मी प्लीज, अब उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? ये हमारा फैमिली टाइम है और मैं नहीं चाहता कि कोई बाहर वाला हमें ज्वाइन करे। गौतम ने सामने गेस्ट रूम से आती हुई गजल की तरफ नजर डालते हुए कहा। तो साधना जी बिल्कुल शर्मिंदा सी हो गईं। गजल के सामने गौतम के इस लहजे पर। अरे गजल आओ बैठो बेटा, बस तुम्हें बुलवाने ही वाली थी, उन्होंने बात संभालते हुए कहा। थैंक्स आंटी,
पर मुझे जरा शॉपिंग के लिए जाना है। अगर अभी नहीं निकली तो बारिश शुरू हो जाएगी। आप लोग एंजॉय कीजिए, वैसे भी ये आप लोगों का फैमिली टाइम है। गजल ने गौतम की तरफ देखकर जताने वाले अंदाज में कहा, अरे बेटे, तुम इसकी बात को माइंड मत करो, ये ऐसा ही है। इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ तुम्हें। तुम प्लीज यहाँ आकर बैठो और हमारे साथ नाश्ता करो। साधना जी ने तुरंत उठकर उसे प्यार से कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तो वो मना नहीं कर सकी। उसके बैठते ही गौतम तुरंत उठने के लिए हुआ तो साधना जी ने नीचे से उसका हाथ पकड़कर उसे आंखों से बैठने का इशारा किया तो वो चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही, जिसे तोड़ते हुए साधना जी बोली, हाँ तो गजल, तुम्हारी शादी की कितनी शॉपिंग बची है अभी बेटा? अगर तुम्हें मेरी या कृपा की हेल्प चाहिए होगी तो जरूर बताना। जी आंटी, बिल्कुल बताऊंगी। शॉपिंग तो अभी शुरू ही की है, जॉब की वजह से टाइम ही नहीं मिलता है। बिल्कुल, और देखिए ना, मम्मी पापा को भी इसी टाइम जाना पड़ गया। इनफैक्ट आज भी इसीलिए मार्केट जा रही हूँ कि कुछ शॉपिंग कंप्लीट हो, गजल ने बताया। अरे तुम परेशान मत हो, बिल्कुल ऐसा करो, कृपा की भी आज छुट्टी है तो इसे भी अपने साथ ही ले जाओ, तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, साधना जी ने कहा। तो कृपा और गजल दोनों खुश हो गईं। वाह गजल दी, कितना मजा आने वाला है आज, है ना? शादी की शॉपिंग की तो बात ही अलग है, और आपकी शादी पर तो मैं आज अपने लिए भी एक ड्रेस लूंगी, कृपा ने खुश होते हुए कहा। तो गजल मुस्कुरा दी, पर मम्मी हम जाएंगे कैसे? संडे तो ड्राइवर आएगा नहीं, और कैब करके गए तो सामान के साथ लौटते टाइम परेशान हो जाएंगे। भाई, क्या आप हमें वापसी पर मॉल में आकर पिक कर लेंगे? संडे को तो आप सारा दिन घर पे ही बिताते हो, कृपा ने गौतम की तरफ देखते हुए पूछा। तो वो जो आराम से खा रहा था एकदम से बोल उठा, अगर ड्राइवर नहीं आया है तो कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं भी जाने की। और रही बात इनकी, तो मुझसे तो बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि मैं कोई पिक एंड ड्रॉप सर्विस दूंगा। ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं है जहां रूम के साथ साथ गाड़ी और ड्राइवर भी मिलेगा, गौतम ने गजल की तरफ देखकर जताते हुए कहा। गौतम, ये क्या तरीका है बात करने का? ये मेरी गेस्ट है और इसकी सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझे तुम? साधना जी ने गुस्से से उससे कहा। अरे आंटी, आप प्लीज परेशान मत होइए, मुझे ड्राइव करना आता है, हम आराम से जाकर वापस आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आती तो भी कोई इशू नहीं था, बहुत तरीके हैं। किसी को यहाँ खुद को तो रमखा समझने की जरूरत नहीं है कि उनके बिना दुनिया रुक जाएगी, गजल ने गौतम की तरफ देखकर कहा। तो वो हैरान रह गईं। वहीं साधना जी उसके कॉन्फिडेंस पर मुस्कुरा दी। एक बात तो बताओ, तुम दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके हो क्या? गौतम और गजल का लहजा और तकरार देखकर साधना जी को महसूस हुआ, नहीं, इनके जैसी एक को जान लिया वही बहुत है, अब दिमाग नहीं खराब जो इसे जानूंगा मैं, गौतम ने तल्खी के साथ कहा और अपनी जगह से उठने लगा। तो गजल बोल पड़ी, आंटी, इनका क्या कोई करेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का बिजनेस है, या इन्हें कोई गर्ल्स फोबिया है जो ये लड़कियों को देखकर उन्हें जज करने लगते हैं? गजल ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा। सुनो मिस, तुम अपनी लिमिट में रहो, समझी? ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। गौतम तलवार को 2 दिन में जान लो, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी, उसने गजल पर उंगली पॉइंट करते हुए कहा। तो उसके इस लहजे पर साधना जी और कृपा दोनों हैरान हो गईं और उन दोनों को देखने लगीं। आपको समझकर मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगी? हो कौन आप? और मैं तो इतनी लिमिट में हूँ मिस्टर तलवार, आप ही पहले दिन से अपनी लिमिट क्रॉस करके मेरे मामलों में घुस रहे हैं, तो बेहतर होगा खुद को देखिए। और इंसान की औकात उसके लहजे से पता चलती है, जो फिलहाल तो आप बखूबी दिखा रहे हैं। गजल ने भी उतने ही गुस्से से उसे जवाब दिया। तो वो उसे घूरता हुआ उठकर वहां से चला गया। गजल, अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हो पहले, और यकीनन वो मुलाकात अच्छी नहीं थी, वरना मैं उसे जानती हूँ। माना कि लड़कियों को लेकर उसकी अपनी कुछ वजह हैं, पर उसने आज तक किसी से ऐसे भी बात नहीं की जैसे वो अभी तुमसे करके गया है। मुझे प्लीज बताओ गजल कि तुम उसे कब और कैसे मिली हो? और फिर साधना जी के इतना पूछने पर गजल ने उन्हें गौतम से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बता दिया। उफ गजल दी, आपने तो यहाँ आने से पहले ही भाई से पंगा ले लिया है। तभी मैं कहूँ कि जब पहले दिन आपकी उनसे टक्कर हुई थी तो आपको देखते ही उनके चेहरे पर 12 क्यों बज गए थे। वैसे आज जिस तरह से वो लाजवाब होकर बाहर चले गए,
मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो कोई तो है जो उन्हें भी चुप करवा सकता है। कृपा ने हंसते हुए कहा, फिर भी बेटे, मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि जितना हो सके उससे कम उलझना। मैं नहीं चाहती कि गुस्से में आकर वो कुछ ऐसा करे या कहे जिससे तुम्हें तकलीफ हो। अरे डोंट वरी आंटी, आपको मुझसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मिस्टर तलवार के सामने ही नहीं आऊंगी। वो तो आपने प्यार से कहा बैठने को, तो मैं मना नहीं कर सकी, वरना तो मैं जा ही रही थी। गजल ने कहा, अरे जाने से याद आया, इन सब में हम बहुत लेट हो चुके हैं। कृपा ने कहा तो गजल ने तुरंत अपना हैंडबैग उठा लिया और जाने के लिए तैयार हो गई। शाम के 5 बज रहे थे जब गौतम के नंबर पे एक अनजान नंबर से कॉल आई। गौतम के कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर गौतम ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और तुरंत कृपा को फोन लगा दिया। हेलो भाई, कहाँ हो तुम? उसके फोन उठाते ही गौतम ने कड़कते हुए पूछा, भाई क्या हो गया है? सुबह बताया तो था कि गजल दी के साथ शॉपिंग पर आई हूँ, आप भूल गए क्या? अच्छा, और वापस कैसे आओगी? गौतम ने फिर पूछा। अरे हम अपनी गाड़ी से आएंगे और कैसे? आप भी कैसे सवाल कर रहे हो? कृपा ने झल्लाते हुए कहा। अच्छा, उसी गाड़ी से आओगी जिसे उस बेवकूफ गजल ने रॉन्ग साइड पार्क कर दिया था और जो इस वक्त पुलिस स्टेशन में है, राइट? गौतम ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। व्हाट? हमारी गाड़ी उठ गई? ओह नो भैया, संडे था ना, तो पूरी पार्किंग फुल थी, इसलिए गाड़ी मॉल के बाहर लगा दी। हमें क्या पता था कि वो रॉन्ग साइड है। अब क्या होगा, हमारे पास तो सामान भी बहुत है। कृपा ने परेशान होते हुए कहा, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच रहा हूं, तुम जहां भी हो वहां पहुंचो और मेरे कॉल करते ही बाहर आ जाना। गौतम ने कहा, भाई सिर्फ आधे घंटे नहीं, अभी तो गजल दी का ब्राइडल लहंगा भी बाकी है लेना, और हमने कुछ खाया भी नहीं है। हम बस उसी शॉप में जा रहे थे कि आपकी कॉल आ गई। आधे घंटे में तो नहीं हो पाएगा, आप प्लीज 1.5 घंटे बाद निकलना घर से हमें लेने। कृपा ने परेशान होकर कहा, सुनो, तुम्हारी गजल्दी का मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ है, आ रही है समझ। मैं आधे घंटे में वहां आ जाऊंगा और चुपचाप फोन करते ही नीचे आ जाना। और रही बात उसकी, तो वो कैसे आएगी, ये तो उसे गलत गाड़ी पार्क करने से पहले सोचना चाहिए था, जाहिल लड़की। गौतम ने बेजारगी से कहा और कॉल काट दी। तो कृपा और परेशान होकर ये सब गजल को बताने अंदर शॉप की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद गौतम मॉल आ गया। वहां आकर जब उसने कृपा को कॉल किया तो उसने उठाया नहीं, तो मजबूरन गौतम को मॉल के अंदर आना पड़ा। उफ, इतनी भीड़ में अब कहाँ ढूंढूं इस लड़की को, और ये फोन क्यों नहीं उठा रही, डफर। गौतम ने झल्लाते हुए खुद से कहा और एक बार फिर फोन मिलाने लगा। लकली इस बार उसने फोन उठा लिया। हेलो भाई, आप आ गए क्या? बस हमें 20 मिनट और दे दीजिए, ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई है। कृपा ने कहा, मैं अंदर आ गया हूँ, किस फ्लोर पर हो तुम? और शॉप का नाम बताओ मुझे, मैं वहीं आ रहा हूँ। गौतम ने पूछा तो कृपा ने बता दिया। कुछ देर बाद जब गौतम वहां पहुंचा तो उसे जल्दी ही शॉप के अंदर बैठी कृपा नजर आ गई, जो गजल के ड्रेस का ट्रायल एंजॉय कर रही थी। गौतम ने उसे इशारे से चलने को कहा तो उसने उसे अपने पास आकर बैठने को कहा। भाई बस हो ही गया है, ये लास्ट है, जल्दी आ जाएं फिर चलते हैं। गौतम ना चाहते हुए भी जाकर कृपा के पास बैठ गया कि तभी कुछ देर बाद ही बेबी पिंक लहंगे में साइड पर दुपट्टा डाले हुए गजल उन दोनों के सामने आ गई। जहां एक तरफ गजल गौतम को सामने बैठा देखकर अनकंफर्टेबल हो गई थी, वहीं गौतम उसके सादगी भरे रूप को कुछ लम्हे अपलक देखता रह गया था। उसके चेहरे पर बेशक सख्ती बनाई हुई थी, पर आंखों में तारीफ के भाव साफ नुमाया थे। अपनी पोजीशन का एहसास होते ही गौतम ने अपनी नजरें गजल से हटाकर दूसरी तरफ घुमाई तो उन दो लोगों पर जा टिकी जो शायद अपने फोन में गजल की पिक्स ले रहे थे। गौतम को उनकी हरकतें और हुलिया कुछ अजीब सा लगा। वो तुरंत अपनी जगह से उठकर उनकी तरफ बढ़ा, पर इससे पहले कि वो उनका फोन छीन कर चेक करता, वो दोनों उसे अपनी तरफ आता देखकर तुरंत वहां से गायब हो गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने किसी को फोन मिलाया। हेलो मैडम, आपने जिस लड़की का कहा था, हमने उसकी एक आदमी के साथ कई फोटोज ले ली हैं, पर वो दोनों पिक्स में इतने भी करीब नहीं लग रहे एक दूसरे के कि आप अपना मतलब निकाल सकें। उस आदमी ने फोन पर कहा, कोई बात नहीं, मौका तलाशते रहें, और अगर नहीं मिल रहा तो खुद क्रिएट करो,
कुछ भी करके ऐसी फोटोज क्लिक करो जो हमारे काम आ सकें। दूसरी तरफ से कहा गया। जी मैडम, कहकर उसने फोन रख दिया और गजल के शॉप से बाहर आने का वेट करने लगा। कृपा गौतम के साथ पीछे पीछे चल रही थी और गजल फोन पर आकाश से बात करते हुए उनके थोड़ा आगे थी कि तभी सामने से आते हुए एक आदमी से इतनी जोर से अपना कंधा गजल से टकराया कि वो डिसबैलेंस हो गई और वो आदमी तेजी से आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वो गिरती, पीछे से आ रहे गौतम ने उसे एकदम से पकड़ लिया और उसके हाथ खुद को संभालने में गौतम की शर्ट पर कस गए और तभी नजदीक से ही किसी ने अपने कैमरे में उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया जिसका पता गौतम और गजल को नहीं लग सका। आई एम सॉरी, गजल ने उसे देखते हुए धीरे से कहा और उसकी शर्ट पर से हाथ हटाती हुई उससे दूर होकर खड़ी हो गई। अगर आप एक वक्त पर दो काम नहीं करेंगी और आंखें खोलकर चलेंगी तो ऐसे हर किसी से टकराने से बच जाएंगी, गौतम ने उसे जताते हुए कहा। मशवरे के लिए शुक्रिया, पर ऐसा भी आपने कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया मुझे गिरने से बचाकर जो इतना ज्ञान दे रहे हैं। गजल ने भी चिढ़कर पलटवार किया और तेजी से आगे बढ़ गई। क्या प्रॉब्लम है भाई आपको उससे? आप हेल्प भी करते हो, चार बातें सुनाकर, ऐसे कौन करता है? इतनी स्वीट है वो, आज एक बार भी मुझे नहीं लगा कि उसके साथ पहली बार आई हूँ, कृपा ने उसके साथ लिफ्ट में अंदर आते हुए कहा। तो गौतम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तीनों वापस आए तो साधना जी उन्हें साथ में देखकर हैरान हो गईं। गौतम तुरंत अपने कमरे में चला गया जबकि वो दोनों साधना जी के साथ बैठकर अपनी शॉपिंग देखने और दिखाने लगी। अच्छा आंटी, मैं भी अब बहुत थक गई हूँ, रूम में जा रही थोड़ा फ्रेश होने, आप आराम से सारा सामान देखिए, कृपा आपको दिखा देगी, मैं कल सुबह इन सबको ले जाऊंगी, कहकर गजल ने अपना फोन उठाया और गेस्ट रूम में आ गई। आकाश का बार बार फोन आ रहा था जो उसे पिक करना था। उसके जाने के बाद कृपा खुशी खुशी साधना जी को सारा सामान दिखाने लगी। मम्मी, गजल दी का टेस्ट कितना अच्छा है ना, मैं तो सोच रही हूँ भाई की जब शादी होगी तो उसकी शॉपिंग भी मैं गजल दी को ले जाकर करूँगी, कृपा ने चहकते हुए कहा। हाँ बेटा, बात तो सही है तुम्हारी, बिल्कुल ठीक है, गजल खुद जितनी प्यारी है उसकी चॉइस भी उतनी ही अच्छी है, पर भाई के लिए तुम शॉपिंग तो तब करोगी ना जब वो शादी के लिए मानेगा। कितनी बार तो कोशिश की है उसे समझाने की, पर वो ना जाने किसका रोग लिए बैठा है। पता है मम्मी, आज मैं इतने घंटे गजल्दी के साथ थी और वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। काश उनकी शादी ना हो रही होती तो मैं कैसे भी करके भाई को मना लेती कि उन्हें मेरी भाभी बना दे। सी इज वेरी स्वीट, काश उन्हें यहीं आना होता हमारे घर, कृपा ने एक ठंडी आह भर के कहा। तो साधना जी मुस्कुरा दी उसकी भोली सी ख्वाहिश पर। उसकी शादी नहीं भी हो रही होती फिर भी वो कभी भी तेरे भाई से शादी के लिए नहीं मानती और ना ही वो महाशय, देखा नहीं है क्या तुमने कितना पसंद करते हैं वो दोनों एक दूसरे को, साधना जी ने मजे लेते हुए कहा। तो कृपा भी बेबी फेस बनाकर उनकी गोद में लेट गई। रात के 11 बज रहे थे जब गौतम अपने लिए कॉफी बनाने किचन में आया। उसे रोज आदत थी रात को काम करते वक्त कॉफी पीने की जो वो खुद अपने लिए बनाता था। तो जैसे ही किचन में घुसा उसकी नजरें वहां पहले से मौजूद गजल से टकरा गईं। एक पल के लिए तो वो शॉक्ड हुआ उसे वहां देखकर, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए सख्ती से उससे बोला, यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो तुम? उसके सवाल पर गजल ने बस उसे कोई जवाब दिए बिना घूर कर देखा और अपना कप उठाकर साइड से बाहर जाने लगी। उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया जैसे सुन ही नहीं रही हो जो उसने पूछा। उसकी इस हरकत ने गौतम को सुलगा दिया और वो उसका रास्ता रोककर आकर उसके सामने खड़ा हो गया। सुनाई कम देता है या फिर बहरी हो तुम? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तो प्रॉपर सुनाई देता है, पर शायद आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं। जो आपको मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ये चाय का कप नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए बेकार के सवाल कर रहे हैं। जाहिर है चाय बनाने ही आई थी मैं यहाँ पर, अब किचन कोई चोरी करने की जगह तो नहीं जो आप थानेदार की तरह पूछताछ कर रहे हैं। अब मिल गया ना जवाब, अब हटिए मेरे सामने से, हर वक्त रास्ते में आ जाते हैं, गजल ने रूढ़ होकर कहा। रास्ते में तो मेरे तुम आई हो और अब मेरे घर में भी, और हाँ इस घर में सर्वेंट हैं तो तुम्हें जो भी चाहिए हो उनसे कह दिया करो। मैं हर वक्त आते जाते अपने घर में तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो बेहतर होगा
तुम्हें जो रूम दिया गया है उसी में रहा करो, यूं इस तरह पूरे घर में फिरने की जरूरत नहीं है। आ रही है समझ? गौतम ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए कहा। तो उसकी इस बकवास पे गजल की गुस्से से नसें तन गईं। वैसे शक्ल तो मुझे भी आपकी कुछ खास पसंद नहीं है, पर क्या करूं, मजबूरी है। अब कुछ दिन तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन जो नहीं है। और रही बात आपके गेस्ट रूम में बंद रहने की, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर तलवार, मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ जो आपके ऑर्डर्स मानकर एक कमरे में कैद होकर रहूंगी। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज एक्सक्यूज। कहते हुए गजल उसके बगल से निकलकर किचन से बाहर आ गई, तो गौतम ने उसकी पीठ को घूरते हुए गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। बदतमीज लड़की, पता नहीं कब जाएगी यहाँ से, खुद से कहता हुआ वो अंदर आया और अपनी कॉफी बनाने लगा। आकाश बेटा, तुम एक बार और सोच लो गजल के बारे में। वो लड़की मुझे तो पहले ही दिन कुछ खास पसंद नहीं आई थी, बहुत तेज लग रही थी, पर तुम्हारी खुशी के लिए मैं मान गई। पर देखो ना, अब उसके माँ बाप भी कुछ खास समझ नहीं आ रहे मुझे। आकाश की मम्मी सरिता ने उसके पास बैठते हुए कहा। प्लीज मम्मी, आप फिर शुरू हो गई। वो एक अच्छी लड़की है, और आप अभी जानती ही कितना हो उसे या उसके परिवार को, जो इस तरह अंदाजे लगा रही हैं। और पूछ सकता हूँ ऐसा क्या कर दिया उसकी फैमिली ने जो आप ऐसे बोल रही हैं? आकाश ने चिढ़कर उनसे पूछा। क्या कर दिया है? क्यों, तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? अरे कौन होता है ऐसा जो अपनी जवान बेटी को इस तरह अनजानों के घर छोड़कर विदेश चला जाए? तुम्हें इन सब बातों में कुछ अजीब नहीं लग रहा? माना कि अभी शादी नहीं हुई है तुमसे, पर होने वाली तो है ना। उस घर के होने वाले दामाद हो तुम, और वो तुम्हारी होने वाली बीवी। तो उसके लिए कोई भी फैसला करने से पहले एक बार हमसे तो डिस्कस करना चाहिए था उन लोगों को। अभी से इस तरह इग्नोर कर रहे हैं तो पता नहीं बाद में क्या रंग दिखाएंगे। आकाश की मम्मी ने उसका मन बदलने की कोशिश करते हुए कहा। ओह प्लीज मम्मी, अब इसमें इतना भी कुछ अजीब नहीं है। गजल अपनी मम्मी के एक फ्रेंड के घर पर रह रही है, तो जाहिर है उसके पेरेंट्स उन लोगों को काफी टाइम से जानते होंगे, तभी इतना ट्रस्ट किया है उन लोगों पर। कोई यूं ही तो उठाकर अपनी बेटी किसी के घर नहीं छोड़ देता है ना। और मेरे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आपको इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है जो आप इतना इशू बना रही हैं इस बात का। आकाश ने परेशान होते हुए कहा। तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा बेटा। और दूसरी, तुम्हारी आंखों पर पट्टी जो बंधी है उसके प्यार की, वो जहाँ रह रही है उनका एक जवान बेटा भी है। ओह प्लीज मम्मी, अब बस भी कर दीजिए आप। 1 महीने बाद शादी होने वाली है मेरी गजल से, और आप उसके बारे में मुझसे ये बातें कर रही हैं। आपको हो ना हो, पर मुझे अपनी पसंद पर पूरा ट्रस्ट है। और आप प्लीज ये हर वक्त मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश से मत कीजिए। तंग आ गया हूँ इन सब से, आकाश ने झल्लाकर उनसे कहा और उठकर वहां से चला गया। ट्रस्ट है? तुम्हारी इस विश्वास की लंका न जलाई तो मेरा नाम भी सरिता नहीं है। क्या लगता है तुम्हें आकाश कि तुम किसी को भी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दोगे और मैं उसे अपनी बहू बना लूंगी? देखना, तुम्हारी शादी तो उसी लड़की से होगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, उससे नहीं जिसने इस घर में आने से पहले ही तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपने आप से कहा, और उसी वक्त किसी को फोन मिलाने लगी। 2 हफ्ते बीत गए थे। शनिवार का दिन था जब गजल आकाश के साथ ऑफिस की कैंटीन में बैठी थी। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो तुम। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर आकाश ने पूछा। हाँ यार, खुश तो हूँ, और बहुत खुश हूँ। फाइनली 2 दिन बाद मम्मी पापा दी और बेबी को लेकर इंडिया आ रहे हैं। अब मैं सुकून से अपने घर में रहूंगी। गजल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। क्यों, अभी जहाँ रह रही हो वहाँ कोई प्रॉब्लम है? अचानक आकाश के दिमाग में अपनी मम्मी की कही बात याद आ गई। अरे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आंटी तो बहुत स्वीट हैं और मेरा ध्यान भी बहुत रखती हैं। और उनकी बेटी कृपा, वो तो बिल्कुल छोटी बहन की तरह है, बहुत ही प्यारी। उनके साथ इतने दिनों में कभी परायापन महसूस ही नहीं हुआ। और उनका बेटा, वो कैसा है? आकाश ने न जाने क्यों ये सवाल पूछ लिया, जिस पर गजल ने उसे चौंक कर देखा। अरे इतनी हैरान क्यों हो रही हो, कुछ गलत पूछ लिया क्या? आकाश ने उसके चेहरे को पढ़ते हुए कहा। एक बार तो गजल का दिल चाहा कि उसे बता दे कि गौतम वही इंसान है जो पिछले दिनों उन्हें रेस्टोरेंट में मिला था, पर ना जाने क्यों उसका दिल नहीं किया।
गौतम के बारे में कोई बात करने का उसे याद करके ही उसका दिल बुरा सा हो जाता था, इसलिए खामोश रही। अरे कहाँ खो गई? आकाश ने उसे टोका। अरे कुछ नहीं यार, उनके बेटे से मेरा ज्यादा सामना नहीं होता। बिजनेसमैन है, इसलिए ज्यादातर बिजी ही रहता है। इसलिए वो कैसा है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। और तुम भी क्या इतनी पूछताछ कर रहे हो? हम अपनी बात करते हैं ना। गजल ने बात खत्म करने के इरादे से कहा और मेनू देखने लगी। अच्छा ठीक है, फिर बताओ वीकेंड का क्या प्लान है? कुछ सोचा नहीं है, पर किसी अच्छी जगह चलकर एंजॉय करेंगे। मेरी मम्मी वापस आ जाएंगी तो फिर शादी तक तुमसे मिलने नहीं देंगी, इसलिए मैं ये वीकेंड मिस नहीं करना चाहती हूँ। गजल ने एक्साइटेड होते हुए कहा। ठीक है फिर, कल तुम तैयार रहना, मैं सुबह ही आकर तुम्हें पिक कर लूंगा और पूरा दिन कल हम साथ में बिताएंगे और रात में डिस्क चलेंगे। ओके ठीक है, आकाश ने कहा। तो गजल राजी हो गई। अगले दिन आकाश नहाकर जब वॉशरूम से बाहर आया तो देखा सरिता जी उसका फोन अपने हाथ में लेकर कुछ कर रही थी। असल में वो उसकी लैब लोकेशन किसी को सेंड कर रही थी, पर इससे पहले कि वो फोन उनके हाथ से ले पाता, उन्होंने वो लोकेशन का मैसेज उसके साइड से डिलीट कर दिया ताकि उसे ना दिखे। आप मेरे फोन में क्या कर रही थीं? उसने उनसे फोन लेते हुए पूछा। अरे मैंने क्या करना है तुम्हारे फोन का? मैं तो बस तुम्हें नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। देखा तो तुम्हारा फोन रिंग कर रहा था तो मैंने उठा लिया। बस बस पर्सनल लोन के लिए कॉल थी, इसलिए काट दिया। सरिता जी ने सफाई दी। अच्छा, पर इसमें तो कोई कॉल शो नहीं कर रही। आकाश ने फोन देखते हुए कहा। क्या बात कर रहे हो? अभी तो मैंने बात की है। हो सकता है गलती से डिलीट हो गया हो। मुझे कहाँ इतना फोन का सिस्टम पता है, तुम जानते तो हो। अब अगर पूछताछ हो गई हो तो जल्दी नीचे आओ, पापा वेट कर रहे हैं तुम्हारा, सरिता जी ने कहा और एक गहरी सांस लेते हुए कमरे से बाहर आ गईं। आकाश को उनका बिहेवियर कुछ अजीब तो लगा था, पर फोन में ऐसा दिखा भी नहीं जिस पर वो शक करता। उसे वैसे भी आज का दिन गजल के साथ बिताना था, इसीलिए वो अपना मूड नहीं खराब करना चाहता था। उनसे उलझकर, गजल यार कितना टाइम लगाओगी? अब बाहर आ भी जाओ, आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आकाश ने उसे ये दूसरी बार फोन किया था। बस यार ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस 5 मिनट और दे दो ताकि मैं आंटी को बता दूं कि आज लौटने में लेट हो जाएगा। उन्हें बड़ी फिक्र रहती है मेरी, गजल ने कहा और साधना जी के कमरे की तरफ चल पड़ी। आकाश गाड़ी में वेट कर रहा था कि तभी उसे फ्रंट मिरर में पीछे से जॉगिंग करते आता हुआ गौतम दिखाई पड़ा। गौतम ने भी पास आकर अपने गेट के सामने खड़ी आकाश की कार पर एक गहरी नजर डाली और अंदर चला गया। गजल जैसे ही बाहर लॉन की तरफ आई जाने के लिए, गौतम उसे वहीं मिल गया। वो उसे इग्नोर करके जाने ही लगी थी कि तभी पीछे से गौतम ने उसे टोक दिया। सुनो, बाहर जो बंदा गाड़ी लेकर खड़ा है वो तुम्हारे लिए आया है? गौतम ने सीधा सवाल किया। जी, आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? गजल ने भी उसी तेवर में पूछा। देखो, मुझे ना कोई प्रॉब्लम है और ना तुम में कोई इंटरेस्ट, पर इस घर में मेरी बहन भी रहती है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई लड़का मेरे घर के बाहर घंटों खड़ा होकर हॉर्न दे। तो अगली बार बेहतर यही होगा कि आप टाइम से बाहर आया करिए, ना कि आधे घंटे लगाकर, गौतम ने कहा। तो गजल उसकी इस जानकारी पर हैरान हो गई। गौतम जब अंदर आया था तभी उसने गार्ड से आकाश कितनी देर से खड़ा है वहां इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। डोंट वरी मिस्टर तलवार, आगे से आपको इतनी जहमत नहीं उठानी पड़ेगी मेरे बारे में पता करने के लिए, और ना मुझे कुछ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि परसों ही आपके इस घर से जा रही हूँ मैं। गजल ने उसे जवाब दिया और आगे बढ़ गई और गौतम खामोशी से उसे जाता हुआ देखता रह गया। शाम हो गई थी और गौतम किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर आया था और अब काम खत्म हो जाने के बाद अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने ही लगा था कि तभी उसे पीछे से आवाज आई। गौतम तलवार राइट। गौतम ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अच्छी कदकाठी का युवक मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ देख रहा था। गौतम ने 2 सेकंड उसके चेहरे को गौर से देखा और याद करने की कोशिश की और फिर अगले ही लम्हे मुस्कुराते हुए उसके गले जा लगा। ओ माय गॉड राघव, तुम यहाँ? कितने सालों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। कैसे हो भाई? और यहाँ कैसे? तुम लोग तो कितने सालों पहले ही मुंबई शिफ्ट हो गए थे ना? गौतम ने खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ उसका कंधा हिलाते हुए पूछा। राघव गौतम के स्कूल का फ्रेंड था जिससे आज वो
ट्वेल्थ के बाद इतने सालों बाद मिला था। हाँ यार, अभी भी मुंबई में ही हूँ। बस यहाँ बिजनेस के कुछ काम से आया था और कल की वापसी है। और देखो, आज तुम मिल गए मुझे। लकी डे है आज मेरा। बिजनेस डील भी फाइनल हो गई और बचपन का दोस्त भी मिल गया। आज तो पार्टी बनती है भाई। क्या ख्याल है? राघव ने एक्साइटमेंट में कहा। तो गौतम ने हामी में सर हिला दिया। राघव इतने सालों बाद गौतम से मिलकर बहुत खुश था, इसलिए उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। उसने पार्टी के लिए कहा तो गौतम फौरन मान गया। हाँ भाई बिल्कुल, अगर तुम फ्री हो तो चलो घर, मम्मी भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी, गौतम ने कहा। तो राघव उसे हैरान होकर देखने लगा। ओह भाई, सब ठीक है ना तेरे साथ? तुम कब से घर ले जाकर पार्टी करने लगे? आंटी से मैं फिर कभी आऊँगा तो मिल लूँगा, पर अभी तुम मेरे साथ चल रहे हो। यहाँ पास में ही एक डिस्क है, तो वहाँ चलते हैं। वैसे भी काम का बहुत स्ट्रेस है, तो थोड़ा रिलैक्स करना तो बनता है ना। क्या कहते हो? राघव ने पूछा। प्लान तो सही है तेरा, पर डिस्क कुछ ज्यादा शोर शराबा नहीं हो जाएगा? कहीं सुकून वाली जगह चलते हैं, गौतम ने कहा। अरे क्या हो गया है मेरे भाई तुझे? कहीं शादी वादी तो नहीं कर ली तूने, जो इतना बोरिंग हो गया है? राघव ने मजे से कहा। सट अप, कोई बोरिंग नहीं हुआ हूँ मैं। तुझे डिस्क जाना है ना, तो ठीक है, वहीं चलते हैं। अब हम तुम भी क्या याद रखोगे, गौतम ने कहा। तो राघव ने अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी और उसकी गाड़ी में आकर बैठ गया। चलो अब बताओ, कहाँ जाना है? गौतम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। यहीं पास में ही जाना है, ज्यादा दूर नहीं है। तुम चलो, मैं रास्ता बताता हूँ। आकाश, हम यहाँ बैठने आए हैं क्या? जब से आए हो बस खाए ही जा रहे हो। अब बस भी करो, चलो ना डांस करते हैं। देखो कितना अच्छा म्यूजिक है। गजल ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाते हुए कहा। अच्छा बाबा चलो, तुम भी ना, पता नहीं क्या मजा आता है तुम्हें इतने क्राउड में जाकर हाथ पैर चलाने में, आकाश ने मुंह बनाते हुए कहा। तो गजल हंस पड़ी। उसे हाथ पैर चलाना नहीं, डांस करना कहते हैं मिस्टर आकाश। माना कि तुम मेरे जितना अच्छा डांस नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट एक ट्राई तो कर ही सकते हो, गजल ने इतराते हुए कहा और उसे लेकर फ्लोर पर आ गई। मैं सब सॉन्ग्स के बीच गजल पूरी मस्ती से डांस कर रही थी। वो आकाश के साथ उस माहौल में खो जाना चाहती थी, कुछ ऐसे जैसे इसके बाद उसे कभी यूं एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा था भी, क्योंकि कोई ऐसा था जो उसे आकाश की जिंदगी में नहीं देखना चाहता था, और अपने इस इरादे को अंजाम देने के लिए उसने यही जगह चुनी थी। आकाश और गजल जब डांस कर रहे थे कि तभी एक लड़का डांस करते करते उनके पास आ गया और धीरे धीरे आकाश को डांस के बहाने गजल से थोड़ा दूर खिसका कर ले गया। और इसी बीच एक वेटर सॉफ्ट ड्रिंक लेकर फ्लोर पर आ गया और दूसरे लोगों के साथ उसने गजल की तरफ भी एक ड्रिंक का गिलास बढ़ा दिया, जिसे गजल ने जोश जोश में पी लिया। उसके बाद वो वहां से चला गया और गजल दोबारा डांस में बिजी हो गई। डिस्क के बार कॉर्नर पर बैठा गौतम अपनी ड्रिंक का वेट कर रहा था कि तभी पास में खड़े दो लोगों की आवाज उसके कानों में पड़ी। यार, लड़की की ड्रिंक में दवा तो मिला दी है और टाइम पर उसे उठा भी लेंगे, पर उसका करना क्या है? पार्टी ने तो बस उसकी उल्टी सीधी पिक्चर्स खींचने को ही बोला है, उसके बाद तो बताया ही नहीं कि लड़की को छोड़ना कहाँ है। अरे छोड़ना क्यों है, देखना भाई कितनी खूबसूरत है। पार्टी का काम खत्म करके अपने मजे लेंगे और क्या, उनमें से दूसरे आदमी ने कहा। और वो दोनों डांस फ्लोर की तरफ देखने लगे, अपने अगले कदम को अंजाम देने के लिए। वो इस बात से बेखबर थे कि उनकी बातें और उनके इरादों ने गौतम के कान खड़े कर दिए थे। हालांकि वो नहीं जानता था कि वो किसकी बात कर रहे हैं, पर इतना जरूर समझ गया था कि उनके इरादे ठीक नहीं हैं। गौतम ने घूमकर उनके चेहरों को देखा, जिनका उन्हें पता नहीं चला। थोड़ी देर तक उसने उन दोनों पर नजर भी रखी, पर वहां के शोर शराबे और राघव की बातों ने कुछ ही देर में उसके जहन को दूसरी तरफ मोड़ दिया। गजल, मम्मी का बार बार फोन आ रहा है, तुम यही वेट करना, मैं बाहर जाकर उनकी कॉल अटेंड करके आता हूँ। यहाँ इतने शोर में कुछ सुनाई नहीं देगा, आकाश ने गजल के कान में कहा और फोन लेकर दूसरे एरिया में आ गया। गजल पर अब धीरे धीरे ड्रग्स का असर होने लगा था। वहां मौजूद लोग अब उसे धुंधले से नजर आने लगे थे। वो बार बार आंखों को बंद करके खोलती और अपने सर को झटक देती। कदम भी अब लड़खड़ाने लगे थे उसके। काफी देर से वो
आकाश का वेट कर रही थी कि तभी किसी ने उसके पास आकर उसके कानों में कहा, हेलो डियर, तुम गजल हो ना, और आकाश का वेट कर रही हो। हाँ, पर वो है कहाँ? गजल ने खुद को संभालते हुए पूछा। एक्चुअली उसे अचानक से घर जाना पड़ा, कुछ इमरजेंसी हो गई थी, तो उसने जाते जाते मुझसे रिक्वेस्ट की थी मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। तुम शायद मुझसे पहले नहीं मिली हो। आकाश और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, उस लड़के ने कहा। तो गजल उसे हैरानी से देखने लगी। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप प्लीज एक बार आकाश से फोन पर बात कर लीजिए। कहते हुए वो अपने फोन पर आकाश का नंबर डायल करने लगा, गजल को दिखाने के लिए, पर ऐसे प्रिंटेड करने लगा जैसे फोन लगा रहा हो। गजल को खुद अपनी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसका सिर भी भारी हो रहा था। वो खुद घर जाकर आराम करना चाहती थी, इसलिए बिना कुछ ज्यादा सोचे वो उसके साथ बाहर की तरफ आ गई, जहां दूसरा आदमी पहले से गाड़ी में उन दोनों का इंतजार कर रहा था। वॉशरूम से बाहर निकलते ही अचानक ही गौतम की नज़र एक लड़के की शर्ट पर गई, जो उसे देखी हुई सी लगी। वो किसी लड़की को सहारा देकर बाहर की तरफ ले जा रहा था। उसे देखते ही गौतम को कुछ देर पहले सुनी उन दोनों लड़कों की बातें याद आ गईं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस लड़के को मैंने आज से पहले भी कहीं देखा है, सोचते हुए गौतम अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, पर उसे याद नहीं आया। वो तुरंत उसके पीछे पीछे बाहर की तरफ आ गया। बात सुनो, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इस लड़की को? गौतम ने उस लड़के के कंधे पर पीछे से हाथ रखते हुए पूछा। गौतम के इस तरह से रोकने पर वो लड़का घबरा सा गया। थोड़ी देर तक वो जवाब सोचता रहा कि तभी गौतम की नज़र उसके साथ खड़ी झूमती हुई गजल पर गई, जो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं इनके मंगेतर का दोस्त हूँ, उसे अचानक किसी इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो मुझे इन्हें घर ड्रॉप करने को बोला है। ये खुद से जाने की हालत में नहीं है, शायद ड्रिंक ज्यादा कर ली है इसलिए। उस लड़के ने फुर्ती के साथ जवाब तैयार कर लिया था। गजल को देखकर गौतम का दिल गुस्से और नफरत से भर गया। पता नहीं मम्मी ने क्या सोचकर इस लड़की को घर में रहने दिया है। वो मन में सोचने लगा कि तभी अगर अब आपकी इंक्वायरी पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं इन्हें लेकर। उस लड़के ने पूरे कॉन्फिडेंस से गौतम से कहा। तो गौतम ने एक जहरीली नज़र गजल के पूरे वजूद पर डाली और बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। राघव, सॉरी यार, मैं घर जा रहा हूँ, प्लीज माइंड मत करना, तुमसे मुंबई आकर मिल लूंगा। उसने राघव को एक मैसेज सेंड किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गौतम को रह रहकर गजल पर गुस्सा आ रहा था। कैसी लड़की है, इतना क्या ड्रिंक करना कि अपना होश ही खो बैठे इंसान। डिसगस्टिंग, उसने खुद से कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि तभी उन लड़कों की गाड़ी उसके बगल से निकलकर आगे चलने लगी। बगल से निकलते वक्त जैसे ही गौतम की नज़र उन पे पड़ी, उसने उन्हें तुरंत पहचान लिया और तभी एक बार फिर गौतम को उनकी बातें याद आ गईं, जब वो किसी के ड्रिंक में कुछ मिलाने की बात कर रहे थे। कहीं इन दोनों ने इसकी ड्रिंक में कुछ मिला तो नहीं दिया है, जो इस तरह से बिहेव कर रही है। अचानक एक सवाल गौतम के दिमाग में कौंधा, और इसका वो डफर मंगेतर कहाँ है जिसने इसे अपने दोस्तों के हवाले छोड़ दिया है? क्या सीन है ये? ओह गॉड, क्या करूं मैं? इनका पीछा करूं या घर चला जाऊं? गौतम सोच में पड़ गया कि तभी घर, अरे यार, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ये लड़की तो मेरे ही घर में रह रही है इस टाइम, इसका मतलब ये लोग इसे वहीं छोड़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व, मुझे तो बस इस गाड़ी के पीछे ही रहना है। कहते हुए गौतम ने खुद को तसल्ली दी। मैडम, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? उधर से पूछा गया। ये लड़की आजकल जिसके घर में रह रही है, वो आदमी हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है। अब आप बताइए हम क्या करें? उनमें से एक ने किसी को फोन पर इन्फॉर्म किया। दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी रही और फिर एक आवाज आई। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।